हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मैं राहुल कुमार तिवारी शेक्सपियर क्लासेज यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो से 12th क्लास की बोर्ड परीक्षा 2021 के लिए केमिस्ट्री के वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का सीरीज स्टार्ट किया जा रहा है। ठीक है, बारी बारी से सभी चैप्टर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के वीडियो आपको इसी चैनल पर उपलब्ध कराए जाएंगे। ठीक है, तो आप लोग सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के जितने भी वीडियो आपको मिलेंगे, ठीक है, आप लोग उसको अच्छी तरह से कवर करेंगे। सारे वीडियो को आप लोग शुरू से अंत तक देखेंगे, क्योंकि जितने भी प्रश्न आपको ऑब्जेक्टिव से संबंधित कराए जाएंगे, ठीक है, वे सारे प्रश्न आपके लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण होंगे और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कहेंगे तो एक तरह से क्या, मस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन होंगे आपके लिए। ठीक है, तो उन सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को आपको हर हाल में क्लियर करना है। अगर आप सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को कर जा रहे हैं तो मेरा गारंटी है कि सारे के सारे प्रश्न आपको वहीं से देखने को मिलेंगे, कुछ भी इससे बाहर देखने को आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग अपने लेक्चर को शुरू करते हैं। और इस कड़ी में सबसे पहले हम लोग जिस चैप्टर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को करने जा रहे हैं वो अपना कौन सा चैप्टर है, सॉलिड स्टेट, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, ठोस अवस्था। ठीक है, ये अपना चैप्टर फर्स्ट है। ठीक है, तो सॉलिड स्टेट से संबंधित जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से निकलते हैं, उसको हम लोग अब कवर करने वाले हैं। यह वीडियो लेक्चर जो होगा सॉलिड स्टेट के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का पार्ट फर्स्ट वीडियो होगा। ठीक है, फिर इसके बाद से एक और वीडियो आएगा जो क्या होगा, पार्ट सेकंड होगा। पार्ट फर्स्ट के अंदर हम लोग 20 क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए बारी बारी से हम लोग सभी प्रश्नों को डिस्कस करते हैं, देखेंगे। पहला प्रश्न क्या कह रहा HCP संरचना में पैकिंग प्रभाज होता है। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे पैकिंग प्रभाज यानी पैकिंग फ्रैक्शन आपसे पूछ रहा है। ठीक है, पैकिंग का मतलब आपको पता है क्या होता, संकुलन होता, और प्रभाज का मतलब फ्रैक्शन भिन्न से है। ठीक है, तो हमने HCP के लिए संकुलन क्षमता पढ़ा था, कितना होता है, 74%। ठीक है, तो यहाँ संकुलन क्षमता परसेंटेज में नहीं पूछ रहा, यहाँ संकुलन भिन्न आपसे पूछ रहा। तो जब इसको हम भिन्न के रूप में लिखेंगे तो 74 और परसेंटेज के बदले बटा में हम 100 लिखते, और जब हम 100 से भाग देंगे 74 में तो कितना मिलेगा, 0.74। तो कौन सा ऑप्शन अपना सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, HCP संरचना में पैकिंग प्रभाज कितना होता, तो 0.74। क्लियर है। चलिए दूसरे प्रश्न को देखते हैं। दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है एक धातु का रवाकरण। ठीक है, क्या कह रहा है, एक धातु का रवाकरण HCP संरचना में होता है, तो धातु का कोऑर्डिनेशन संख्या, उप सहसंयोजन संख्या पूछ रहा है। तो हमने पढ़ा था कि धातु का क्रिस्टलाइजेशन यानी रवाकरण HCP संरचना में होता, तो धातु का उप सहसंयोजन संख्या कितना होता, 12। क्लियर है, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा अपना, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए तीसरे प्रश्न को समझते हैं, देखेंगे। तीसरा प्रश्न क्या कह रहा है BCC इकाई सेल में मुक्त खाली जगह का प्रतिशत है। ठीक है, तो देखेंगे BCC के लिए जब हम लोग संकुलन क्षमता निकाल रहे थे तो कितना मिला था, 68%। कहने का मतलब क्या कि BCC एकक कोष्ठिका के कुल आयतन का 68% भाग किसके द्वारा घेरा हुआ रहता है, तो अवयवी कणों के द्वारा। ठीक है, तो कुल आयतन का 68% भाग अवयवी कण घेरे रहते, तो ये उसकी संकुलन क्षमता हो गई। तो आपसे पूछ रहा है मुक्त खाली जगह का प्रतिशत, तो हमें पता है कि कोई भी चीज़ अपने आप में कितना होता है, 100%। तो BCC एकक कोष्ठिका के कुल आयतन को अगर हम 100% मान लें तो 100% में 68% तो अवयवी कण घेरे हुए हैं, तो कितना खाली है, तो 100 में से जब 68 को घटाएंगे तो कितना मिलेगा, 32%, यानी कि 32% अपना आंसर हो जाएगा। तो तीसरा का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए चौथे प्रश्न को समझते हैं, देखेंगे। चौथा प्रश्न क्या कह रहा है धनायन अंतराकाश में। ठीक है, क्या कह रहा है, धनायन अंतराकाश में उपस्थित हो जाते हैं। ठीक है, किस दोष में, तो पूछ रहा है फ्रैंकेल दोष में, कि शॉटकी दोष में, कि रिक्तिका दोष में, कि धातु न्यूनता दोष में। ठीक है, तो हम लोग जब दोष के बारे में पढ़ रहे थे, ठीक है, तो हमने वहाँ पे पढ़ा था कि धनायन किस में,
हमने आयनिक ठोस के आधार पर आपको क्या दो तरह के दोष हमने बताए थे क्रिस्टल के लिए, ठीक है। जब हम लोग रस समीकरण मितीय दोष के बारे में पढ़ रहे थे वहाँ पर एक तो शॉटकी और एक फ्रैंकल, तो यहाँ कर धनायन अंतराकाश में उपस्थित हो जाते। तो किस दोष में, तो फ्रैंकल दोष में क्या हो जाते, धनायन या ऋणायन में से कोई एक जालक बिंदु को छोड़ के कहाँ चला जाता, अंतराकाश में, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन अपना सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखेंगे पांचवा प्रश्न क्या कह रहा निम्नलिखित में से बेरवादार ठोस कौन सा है, ठीक है। आपसे क्या पूछ रहा, बेरवादार ठोस, अक्रिस्टलीय ठोस पूछ रहा है, ठीक है। तो हमने पढ़ा था ऑप्शन देखेंगे क्या कह रहा है, हीरा है, ग्रेफाइट है, सामान्य लवण है और ग्लास है। ग्लास को हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं, कांच, और हमने आपको पढ़ाया था कांच क्या होता, अक्रिस्टलीय ठोस, ठीक है। तो अक्रिस्टलीय ठोस को हम बेरवादार ठोस कहते हैं। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा अपना, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। चलिए छठे प्रश्न के तरफ देखेंगे। छठा प्रश्न क्या कह रहा Na2O में, ठीक है, सोडियम की उपसह संयोजन संख्या, ठीक है। तो जब हम आपको आयनिक क्रिस्टल की संरचना के बारे में पढ़ा रहे थे तो वहाँ हमने Na2O के बारे में बताया था कि Na2O में Na+ की उपसह संयोजन संख्या 4 होती है और O-2 की उपसह संयोजन संख्या कितनी होती, 8 होती है, ठीक है। तो Na2O में किसकी पूछ रहा, तो सोडियम की पूछ रहा, तो सोडियम की उपसह संयोजन संख्या कितनी हो जाएगी, 4, क्लियर है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा अपना, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलिए सातवें प्रश्न के तरफ देखेंगे। सातवां क्या कह रहा FCC घनीय कोष्ठिका में किसी फलक के केंद्र पर उपस्थित परमाणु सहभाजित होता है, ठीक है। तो FCC एकक कोष्ठिका अपनी किस तरह की होती थी, जब हम एकक कोष्ठिका बनाएंगे तो देखेंगे ये क्या हुई, एकक कोष्ठिका हुई। तो अवयवी कण आपको दिखेगा 8 कोनों पर तो रहते ही हैं, ठीक है। इसके अलावा हर एक फलक के केंद्र पर, ठीक है, यहाँ पीछे और एक आगे, इस तरह से हर एक फलक के केंद्र पर भी एकक कोष्ठिका होते। तो कह रहा है कि FCC घनीय कोष्ठिका किसी फलक के केंद्र पर उपस्थित परमाणु सहभाजित होता है, ठीक है। ऑप्शन दे रहा है 6 एकक कोष्ठिका के मध्य, बी कह रहा है 1 एकक कोष्ठिका के मध्य, सी कह रहा है 2 एकक कोष्ठिका के मध्य, डी कह रहा है 4 एकक कोष्ठिका के मध्य, ठीक है। तो हमें दिख रहा है कि किसी भी एक फलक के केंद्र पर जो उपस्थित परमाणु है तो ये कितने एकक कोष्ठिका से सहभाजित होगा। तो दिख रहा है कि यहाँ वाला एक अगर हम ले तो इसके इधर से एक और एकक कोष्ठिका अगर आए तो एक और एक कितने एकक कोष्ठिका हो जाएंगे, 2, ठीक है। तो FCC घनीय कोष्ठिका में किसी फलक के केंद्र पर उपस्थित परमाणु कितने एकक कोष्ठिका से सहभाजित होता, तो 2 एकक कोष्ठिका के मध्य सहभाजित होता है, क्लियर है। चले 8वें प्रश्न के तरफ। 8वां प्रश्न देखेंगे, कह रहा है निम्नलिखित में कौन बेरवादार ठोस है, ठीक है। पूछ रहा निम्नांकित में कौन बेरवादार ठोस है, यानी यहाँ भी अक्रिस्टलीय ठोस पूछ रहा आपसे। ऑप्शन दिया है ग्रेफाइट, क्वार्ट्ज ग्लास, क्रोम एलम, सिलिकॉन कार्बाइड, ठीक है। तो कौन सा हो जाता अक्रिस्टलीय ठोस, ये हमने आपको पढ़ाया था, कौन सा हो जाएगा, क्वार्ट्ज ग्लास। इसका सूत्र भी याद रखेंगे, क्या होता है, SiO2, ठीक है। आगे चलेंगे 9 नंबर के तरफ, तो देखेंगे 9 नंबर क्या कह रहा, देखेंगे कह रहा एक आयनिक यौगिक में A आयन एकक कोष्ठिका के घन के कोनों पर तथा B आयन फलकों के केंद्रों पर है, इस यौगिक का सरलतम सूत्र होगा, ठीक है। तो हम देखेंगे एक आयनिक यौगिक है जिसमें A आयन कहाँ है, एकक कोष्ठिका के घन के कोनों पर, ठीक है। तो हमें पता है कि एकक कोष्ठिका के घन के कोनों पर, सभी घन के कोनों पर मिल कुल अवयवी आयनों की, कुल अवयवी कणों की संख्या कितनी होती, 8, ठीक है। तो सभी एकक कोष्ठिका जो है उसके घन के कोनों पर ये जो आयन है इनकी कुल संख्या कितनी हो गई, 8, ठीक है। अब उस एकक कोष्ठिका में इनकी हम भागीदारी की बात करें तो हमें किससे गुना करना होता है, 1/8 से। एक एकक कोष्ठिका की भागीदारी कितनी होती, एक यूनिट सेल में, तो 1/8, तो 8 गुणा 1/8 करेंगे तो कितना मिलेगा, ए का मान हमें मिला 1। अब हम बी की बात करें तो बी कहाँ उपस्थित है, फलक के केंद्रों पर। तो एक एकक कोष्ठिका में फलक केंद्रों की कुल संख्या, जितने अवयवी कण फलक केंद्र पर उपस्थित रहेंगे उनकी संख्या कितनी हो जाएगी, अवयवी कणों की
6। ठीक है, इनकी यूनिट सेल में भागीदारी की बात करें तो अभी हमने पढ़ा था एक फलक केंद्र पर उपस्थित एक अवयविक और 2 एकक कोशिका से भागीदारी दिखाता। ठीक है, 2 एकक कोशिका में सहभाजित हो जाता, तो 1 एकक कोशिका में योगदान इसका कितना होता है 1/2। तो 2 से जब 6 में भाग देंगे तो कितना मिलेगा 3, तो यानी बी के लिए मिला 3। तो यहाँ अब ए और बी का जब हम अनुपात निकालेंगे तो हमें कितना मिला, देखेंगे ए अनुपात बी जब हमने निकाला तो कितना मिला 1:3। तो इसके आधार पे हम सरलतम सूत्र लिख लेते, ए के लिए हमें 1 मिला तो ए लिख दिया और बी के लिए 3 मिला तो बी के पास यहाँ पर 3, तो क्या हो जाएगा सरलतम सूत्र AB3। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा अपना, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए 10वें प्रश्न के तरफ चलते हैं। देखेंगे 10वां प्रश्न क्या कह रहा निम्नलिखित में कौन से जोड़े में क्रमशः चतुष्फलकीय वार्ड और अष्टफलकीय वार्ड होता है। ठीक है, तो हमने आपको पढ़ाया था चतुष्फलकीय वार्ड और अष्टफलकीय वार्ड किस में होता, तो HCP और CCP में। क्लियर है, चलिए 11 नंबर के तरफ चलते हैं। देखेंगे क्या कह रहा, FCC के 100 ग्राम जिसका घनत्व D बराबर 10 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब है और सेल एज 200 पिकोमीटर है, इसमें परमाणुओं की संख्या है। ठीक है, ऑप्शन दे रहा है 3 × 10 का पावर 25, 5 × 10 का पावर 24, सी दे रहा है 10 × 10 का पावर 25 और डी दे रहा है 2 × 10 का पावर 25। ठीक है, तो चलिए इसको पहले हम लोग सॉल्व करते हैं, फिर उसके बाद से ऑप्शन को टिक करते हैं। देखेंगे प्रश्न में हमें डी का मान दिया हुआ है, घनत्व दिया हुआ है 10 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, आप देखेंगे तो ए का मान भी दिया हुआ है कितना 200 पिकोमीटर। ठीक है, हमसे पूछ रहा कि FCC रवा के 100 ग्राम के लिए। ठीक है, तो देखेंगे हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, कौन सा, क्रिस्टल के घनत्व के लिए हमने पढ़ा था कि D बराबर होता Z × M/AQ × Na। ठीक है, तो जिस क्रिस्टल की बात कर रहा है उसके लिए देखेंगे D का मान 10 दिया हुआ है। FCC रवा की बात कर रहा है तो FCC में प्रभावी अवयवी कणों की संख्या कितनी होती, 4 हम जानते हैं। M का मान नहीं दिया हुआ है, M बराबर क्या होता है, तो क्रिस्टल का कुल द्रव्यमान। ठीक है, A का मान दिया हुआ है 200 पिकोमीटर, तो यहाँ सूत्र के अनुसार 200 पिकोमीटर का क्यू लिखेंगे और Na का मतलब आवोगाद्रो संख्या होता था, तो आवोगाद्रो संख्या का मान आपको पता है 6 × 10 का पावर 23। यहाँ तक क्लियर है। हमें मान किसका निकालना है, पहले M का। ठीक है, तो जब हम यहाँ से M का मान निकालेंगे तो ये जो नीचे वाले टर्म आपको दिख रहे हैं ये कहाँ जाएंगे, इधर 10 के पास। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो देखेंगे 10 × 200 का क्यू हमने कर दिया और आप याद रखेंगे 1 पिकोमीटर जो होता है इसको जब आप सेंटीमीटर में बदलेंगे तो ये होता 10 का पावर -10 सेंटीमीटर, 1 पिकोमीटर बराबर। ठीक है, तो यहाँ देखेंगे 200 पिकोमीटर का क्यू था, सबको हटा रहे हैं। यहाँ देखेंगे दिख रहा है यहाँ पिकोमीटर बराबर क्या है, सॉरी ए का मान दिया हुआ है 200 पिकोमीटर का क्यू दिया हुआ है ना, तो 200 का क्यू एक जगह लिख दिया और पिकोमीटर बराबर को सेंटीमीटर में बदले तो 10 का पावर -10 हो गया। यहाँ 200 का क्यू हो गया और यहाँ 10 का पावर -10 और इस पे भी क्या चढ़ाएंगे क्यू, क्योंकि यहाँ पर पिकोमीटर किस में है, क्यू में। क्लियर है, और फिर आवोगाद्रो नंबर गया। अब यहाँ से ये जो 4 है ये तो इधर ये वाली वैल्यू जो है इधर आ गई। अब यहाँ से ये जो 4 है नीचे आएगा यहाँ पर बटा में। क्लियर है, अब देखेंगे आगे क्या होगा, M बराबर तो यहाँ दिख रहा है 10 गुणा, अब यहाँ देखेंगे ये जो आपको दिख रहा है 200 का क्यू, तो यहाँ दिख रहा है कि 2 का क्यू करेंगे तो हमें मिल जाएगा 8। 200 को हम 2 × 100 लिख सकते ना, और यहाँ देखेंगे जब 100 का क्यू करेंगे तो 10 पर कितना पावर चढ़ जाएगा, 6। ठीक है, यहाँ 2 × 100 का क्यू जब हम कर देंगे तो 2 का क्यू हमने 8 लिख दिया, और यहाँ देखेंगे जब 100 का क्यू करते तो कितना जीरो हमें देखने को मिलता है, पूरा आप करते तो इस तरह से 2 का क्यू 8 होता और 8 पे कितने जीरो आपको देखने को मिलते, 6 मिलते ना। तो अब इन 6 जीरो के बदले हमने यहाँ पर लिख दिया है 8 × 10 का पावर 6। क्लियर है, आगे देखेंगे
अब यहाँ पर 10 का पावर -10 का क्यू करेंगे तो 10 का पावर -30 मिल जाएगा, ठीक है। और अवोगाद्रो संख्या का मान वैसे ही है। अब आप यहाँ पर अगर पावर जोड़ें तो देख रहे हैं 10 का पावर 6, 10 का पावर 23 और 10, तो सबके बीच समान है, सब प्लस में है, तो 23, 6, 29 और 31, 10 का पावर 30 और 10 का पावर -30, तो ये सारे जो हैं क्या हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे। 4 से 8 को काट देंगे 2 बार में, तब हमें यहाँ जो m का मान मिलेगा वो कितना मिलेगा, तो देखेंगे 4 दूना 8 और यहाँ पे 2 से कट गया तो 2 गुणा 6 करेंगे तो कितना मिलेगा, 12। क्लियर है। तो पूरे क्रिस्टल का द्रव्यमान हमें कितना मिल गया, 12 ग्राम। क्लियर है यहाँ तक। अब देखेंगे तो FCC रवा के 12 ग्राम में यानी जो क्रिस्टल का कुल द्रव्यमान मिला, अब हम इस आपसे पूछे कि इसमें परमाणुओं की संख्या कितनी होगी, तो हमने उसी दिन आपको समझाया था कितने के बराबर होता, अवोगाद्रो संख्या के बराबर, या 1 मोल आप कहिए, और उसका मान कितना होता, 6 गुणा 10 का पावर 23, ठीक है। तो FCC रवा के 12 ग्राम में परमाणुओं की संख्या कितनी हो जाएगी, 6 गुणा 10 का पावर 23। तो प्रश्न में हमसे पूछ रहा है कि 100 ग्राम में, तो FCC रवा के 100 ग्राम में जब हम लोग परमाणुओं की संख्या निकालेंगे तो 12 ग्राम में 6 गुणा 10 का पावर 23 है, तो 1 ग्राम के लिए निकालते तो 6 गुणा 10 का पावर 23 बटा हम 12 करते ना, तो 6, अब 100 ग्राम के लिए जब हमें निकालना है तो 6 गुणा 10 का पावर 23 बटा 12 गुणा 100 करेंगे, ठीक है। ये 6 से कट गया कितना बार में, 2 बार में, और 2 से ये कट जाएगा 50 बार में, तो इसको हम लिख देते 5 गुणा 10। अब देखेंगे 5 गुणा 10 का पावर 23 और एक 10 मिलेगा तो 5 गुणा 10 का पावर 24, तो 5 गुणा 10 का पावर 24 अपना क्या हो जाएगा, आंसर। क्लियर है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलिए 12 नंबर के तरफ चलते हैं। देखेंगे 12 नंबर क्या कह रहा है, CSCl के क्रिस्टल में प्रत्येक CS आयन, यानी सीजियम की बात कर रहा है, तो CSCl के क्रिस्टल में प्रत्येक CS आयन के निकटवर्ती कण होते हैं, ठीक है। तो हमें पता है CSCl के क्रिस्टल की संरचना किस तरह की होती है, BCC टाइप, और ठीक है। और हमने ये भी आपको बताया था कि उस संरचना में CS जो होता कहाँ होता, तो उस जो एकक कोष्टिका मिलेगी उसके अंतः केंद्र पर CS उपस्थित होता है, और उसके निकटवर्ती कण पूछ रहे हैं, तो हमने बताया था कि अंतः केंद्र पर CS उपस्थित रहता, CS आयन के रूप में वहाँ पर उपस्थित रहता, और उसके 8 कोनों पर क्लोराइड आयन उपस्थित रहते हैं। तो निकटवर्ती कण कितने हो जाएंगे, 8, और वो कौन होते, तो क्लोराइड आयन। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, 12 का ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। चलिए 13 नंबर प्रश्न को देखते हैं। देखेंगे 13 नंबर क्या कह रहा, पूछ रहा आपसे कि एक बोर मैग्नेटॉन बराबर होता है, ठीक है। तो हमने बताया था आपसे कि एक बोर मैग्नेटॉन किसके बराबर होता है, तो 9.27 गुणा 10 का पावर -24 एम्पियर मीटर स्क्वायर। तो यहाँ किस ऑप्शन में दिया हुआ है, तो देखेंगे ऑप्शन नंबर बी अपना क्या हो जाएगा 13 नंबर के लिए, ठीक है। तो 13 का क्या हो गया, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 14 नंबर देखेंगे क्या कह रहा, निम्न में से कौन सा दोष क्रिस्टल के घनत्व को कम करता है, ठीक है। तो हमने पढ़ा था, देखेंगे शॉर्टकी दोष में क्या होता था, तो सामान्य संख्या में धनायन और ऋणायन क्या करते थे, जालक बिंदु को छोड़कर क्या हो जाते थे, मुक्त हो जाते थे, ठीक है, लुप्त हो जाते थे वहाँ से। तो जिसके चलते क्या हो जाता था, तो क्रिस्टल का घनत्व कम हो जाता था। तो यहाँ शॉर्टकी दोष किस ऑप्शन में दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर बी में। तो 14 का कौन सा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 15 नंबर देखेंगे क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन विस्थापन दोष भी कहलाता है, ठीक है। ऑप्शन दिया फ्रेंकल दोष, शॉर्टकी दोष, नॉन स्टाइकियोमेट्री दोष, और डी दिया अंतराकाशी दोष, ठीक है। तो देखेंगे फ्रेंकल दोष में हम लोग क्या देख रहे थे कि इलेक्ट्रॉन जो होते थे, जो धनायन है या ऋणायन में से, मतलब इलेक्ट्रॉन नहीं होता था वहाँ पर, धनायन या ऋणायन होते थे फ्रेंकल दोष में, ठीक है। तो जो धनायन या ऋणायन होते थे वे क्या करते थे, धनायन या ऋणायन में से कोई भी एक क्या करता था, जालक बिंदु को छोड़कर कहाँ चला जाता था, अंतराकाश में, ठीक है। यानी जालक बिंदु को छोड़कर अंतराकाश में जाकर विस्थापित हो जाता था। इसलिए याद रखेंगे आप लोग कि फ्रेंकल दोष को ही विस्थापन दोष के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। इस बात को आप याद रखेंगे। तो निम्नलिखित में से कौन सा विस्थापन दोष कहलाता है, तो फ्रेंकल दोष। तो 15 का कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। आगे देखेंगे 16 नंबर क्या कह रहा है,
कह रहा कुल कितने क्रिस्टल जालक संभव हैं। ठीक है, तो हमने क्रिस्टल सिस्टम पढ़ा था, तो कुल कितने क्रिस्टल सिस्टम होते थे 7। ठीक है, लेकिन ब्रेवेज के आने के बाद ब्रेवेज ने क्या बताया कि नहीं, इन 7 क्रिस्टल सिस्टम नहीं होते। 7 क्रिस्टल सिस्टम में जितने जो यूनिट सेल वहाँ आपको देखने को मिल रहे थे एकक कोशिका, तो अलग अलग एकक कोशिकाओं के प्रयोग से कुल कितने तरह के जालक बनाए जा सकते थे 14, जिसे हम लोग ब्रेवेज जालक के नाम से जानते थे या ब्रेविस जालक कहते थे। तो कुल कितने क्रिस्टल जालक संभव हैं 14। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा किसके लिए, 16 नंबर के लिए। ठीक है, 17 देखेंगे, कह रहा है यदि r प्लस अपॉन r माइनस, ठीक है, धनायन की त्रिज्या और ऋणायन की त्रिज्या दिया हुआ है, इन दोनों का रेशियो ग्रेटर देन किससे हो 0.732 से, तो समन्वय संख्या पूछ रहा है आपसे। समन्वय संख्या को ही हम लोग क्या कहते हैं, उपसह संयोजन संख्या कहते हैं। ठीक है, ये भी बात आप याद रखेंगे कि उपसह संयोजन संख्या को किस नाम से जाना जाता, तो समन्वयन संख्या के नाम से। ठीक है, तो यहाँ देखेंगे धनायन और ऋणायन की त्रिज्या का अनुपात अगर आपका 0.732 से अधिक हो, तो हमने बताया था कि 0.732 से लेके 1 के बीच में हो तो उपसह संयोजन संख्या कितनी प्राप्त होती थी 8। तो यहाँ ऑप्शन के अनुसार आप देखेंगे तो किस ऑप्शन में 8 दिया हुआ, तो ऑप्शन नंबर ए में। ठीक है, तो यहाँ कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा अपना, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो 17 का क्या हो जाएगा ए। चलिए 18 नंबर के तरफ यहाँ देखेंगे। 18 नंबर में आपसे क्या पूछ रहा निम्नांकित में से कौन नेटवर्क ठोस है। ऑप्शन ए दिया हुआ है I2 यानी आयोडीन ठोस के रूप में, ऑप्शन बी दिया हुआ H2O। ठीक है, ऑप्शन सी आप देखेंगे तो SO2 दिया हुआ है सल्फर डाइऑक्साइड ठोस के रूप में, और ऑप्शन डी दिया हुआ है क्या, हीरा। ठीक है, तो यहाँ देखेंगे प्रश्न अपना क्या है कि निम्नांकित में से कौन नेटवर्क ठोस है। नेटवर्क ठोस को ही दूसरे हम लोग किस नाम से जानते, तो सहसंयोजक ठोस के नाम से जानते हैं। ठीक है, और हमने एग्जाम्पल में आपको बताया था हीरा और ग्रेफाइट ये सब क्या होते थे, सहसंयोजक ठोस होते थे। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा अपना, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न के तरफ चलते हैं। देखेंगे 19 नंबर क्या कह रहा है, इन गोलों के निविड़ संकुलित संरचनाओं में चतुष्फलकीय रिक्तियों की संख्या होती है। ठीक है, ऑप्शन ए कह रहा है n/2, बी कह रहा है n, सी कह रहा है 4n और डी कह रहा है 2n। ठीक है, तो हमने पढ़ा था कि इन गोलों के निविड़ संकुलित संरचनाओं में चतुष्फलकीय रिक्तियों की संख्या हम लोग किस सूत्र से निकालते थे, तो 2n से। ठीक है, अष्टफलकीय की बात करता था तो हम लोग किससे निकालते थे, सिर्फ n से। और n क्या होता था, तो हम वहाँ जो गोलों की संख्या होती थी, जो हमने अवयवी कणों को गोला के रूप में माना हुआ था, तो उनके गोलों की संख्या। तो चतुष्फलकीय रिक्तियों के लिए पूछ रहा, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा अपना, ऑप्शन नंबर डी। तो 19 का क्या हो जाएगा 2n, ऑप्शन नंबर डी सही है। ठीक है, क्लियर है कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए 20 नंबर के तरफ तो देखेंगे। 20 नंबर क्या कह रहा अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों द्वारा भरी रिक्तिकाओं को कहते हैं। ठीक है, तो हमने जब आपको क्रिस्टल दोष हम जब आपको पढ़ा रहे थे, तो वहाँ धातु आधिक्य दोष जब हम लोग पढ़ रहे थे, तो वहाँ हमने देखा था कि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन द्वारा भरित रिक्तिकाओं जो होती थी उसको हम लोग क्या कहते थे, एफ केंद्र या फारबे सेंटर के नाम से जानते थे। तो 20 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है, तो ये 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे सॉलिड स्टेट से, जो कि आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। आप इनको हर हाल में याद रखेंगे। फिर हम लोग इसका दूसरा भाग जल्द ही अपलोड करेंगे। ठीक है, तब तक आप लोग इनको हर हाल में कंप्लीट कर लेंगे। थैंक यू।